दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल वन वे स्टडी पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज से हम हिस्ट्री के क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री में हम एनसीईआरटी की बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के हमारे क्लास में क्या रहेगा। तो हमारे आज की क्लास जो है वो हिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा कि हिस्ट्री के कौन कौन से पक्ष हैं जिनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी रहना जरूरी है, कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनकी हमें जानकारी रहना बहुत आवश्यक है। उसके बाद कल से हम एनसीईआरटी की क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे कि उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्या उसमें डाटा है जो परीक्षा में हमारे आ सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है। चलिए हिस्ट्री जानते हैं। तो हिस्ट्री जो है यह शब्द के पहले देख लेते हैं कहाँ से आया है। तो यह शब्द आया है यूनानी शब्द हिस्टोरिया से। यह यूनानी शब्द हिस्टोरिया से आया है जिसका अर्थ होता है जानना या सत्यापन करना। एक तरह से एक इसका मीनिंग हो जाएगा खोज करके किसी भी चीज का डाटा निकालना। और हिस्टोरिया की बात करते हैं तो हिस्टोरिया जो है वह हेरोडोट्स की रचना है जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी डिटेल। अब इसके बाद आगे हम जानते हैं कि हम इतिहास के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। हमें इतिहास समझ में आ गया। अब उसके बाद हम जानेंगे कहाँ से कि हमें कहाँ से इतिहास के बारे में पता चलेगा, क्या क्या इतिहास के स्रोत हैं। तो आइए देखते हैं इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं। तो देखिए इतिहास के मुख्यतः दो स्रोत हैं। पहला हो गया साहित्यिक स्रोत और इसका दूसरा पहलू हो गया पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तब साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जो साहित्य से संबंधित डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ डाटा होता है जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, इसमें साहित्यिक स्रोत आ जाएंगे। और पुरातात्विक स्रोत में क्या आएंगे, जो पुरातत्व से संबंधित कुछ साक्ष्य हैं, जैसे सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो आइए जानते हैं साहित्यिक स्रोत में क्या क्या होता है। तो साहित्यिक स्रोत जो है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इसमें पहला आता है धार्मिक स्रोत और दूसरा आता है धर्मनिरपेक्ष स्रोत। तो धार्मिक स्रोत में क्या आ जाएगा, धार्मिक स्रोत जैसे कि हर धर्म का अपना एक पुस्तक होती है जिसमें उस धर्म के बारे में विस्तृत वर्णन होता है। धार्मिक स्रोत में वही आएंगे जो इतिहास में अलग अलग धर्म हुए, जिनके अलग अलग पुस्तक हुए। तो हम पूरे को नहीं जानेंगे, इसमें कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने जनरल नाम सुना होगा, उनको जान लेते हैं। तो इसमें पहला आ जाएगा ब्राह्मण धर्म, इसका दूसरा पहलू है बौद्ध धर्म, इसका तीसरा पहलू है जैन धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में क्या हो जाएगा, त्रिपिटक या बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक हो गई। इसमें आ जाएगा जैन धर्म में आगम। अब उसके बाद आते हैं ब्राह्मण धर्म। तो ब्राह्मण धर्म में वेद हो गए, पुराण हो गए, उपन्यास हो गए और भी जो रचनाएं हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। अब धर्मनिरपेक्ष स्रोत में क्या आएंगे, धर्मनिरपेक्ष स्रोत में वो स्रोत आएंगे जो धर्म से तटस्थ होकर, किसी धर्म की ओर झुकाव जिसमें ना हो और धर्म से तटस्थ होकर रचना हो कि हम समाज में ऐसे ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें पहला पुस्तक आप लिख सकते हैं कौटिल्य की
अर्थशास्त्र, इसका केवल नाम ही अर्थशास्त्र है, लेकिन वास्तव में इसमें राजनीति से संबंधित तर्क दिए गए हैं कि एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, कैसे राज्य का संचालन होना चाहिए। और इसमें आ जाएगा पतंजलि की पुस्तक आ जाएगी, और इसमें कुछ आते हैं जो विदेशी धर्मनिरपेक्ष स्रोत होते हैं। जैसे कुछ विदेशी से हमारे यहाँ विदेश से यात्रा करने आए हैं यात्री, और उन्होंने कुछ भारत के बारे में अपना देखा समाज को अध्ययन किया और उसका वर्णन कर दिया, उसका एक पुस्तक बनाया और उसे प्रसारित किया। तो उसमें प्रमुख आ जाएंगे आपके हेमसांग और फाहियान। तो ये हो गया हमारे धार्मिक स्रोत और धर्मनिरपेक्ष स्रोत। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में, जानते हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। पुरातात्विक स्रोत में देखिए, आप साधारण सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सिक्के हो गए पुराने, ये पुरातात्विक स्रोत में आ जाएंगे। और उसके बाद आ जाएंगे अभिलेख, अभिलेख के बाद आ जाएगा भवन, भवन के बाद पांडुलिपि। तो ये सब जो है हमारे पुरातात्विक स्रोत हो गए। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए सिक्के तो आपने जैसे कि एक इतिहास में ही वर्णन मिलता है समुद्रगुप्त नामक राजा का। जो समुद्रगुप्त था उसने अपने साम्राज्य में एक सिक्का चलवाया था अपने नाम से, जिसमें उसके वीणा बजाते हुए चित्र का अंकन मिलता है। तो उससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी होगा, वह संगीत को अपने राज्य में एक तरह से प्रमोट करता होगा। तो इस तरह से हमें सिक्के से पुरातत्व स्रोत है जो इससे इतिहास से जानकारी मिलती है। अब आते हैं अभिलेख क्या है। तो अभिलेख है ये ठोस सतह पर ठोस सतह पर जो इतिहास का अंकन होता है या किसी घटना का अंकन होता है। जैसे बहुत पहले समय में जब राजा लोग कोई जंग जीत के आते थे, किसी राज्य क्षेत्र को नया अपने राज्य में शामिल करते थे, तो एक खुशी के रूप में, उसे सेलिब्रेट करने के रूप में वो उसका अंकन करते थे किसी पत्थर पर, किसी शिला पर। तो ये हो जाएगा किसी ठोस सतह जिसमें शिला या धातु हो गया, उस पर जब अंकन होता है तो वह हो जाता है अभिलेख। अब भवन, जैसे कि प्राचीन समय के आपको जो भवन मिलेंगे, आप कभी गए होंगे भ्रमण करने वहाँ, तो आपको जानकारी मिलेगी कि उसमें अलग अलग चित्र बने थे, अलग अलग प्रकार के चित्र, कलाकारी, कलाकृति सब उसमें आपको दिखी मिल जाएगी। तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ इतिहास में ये हुआ होगा, यहाँ पर इस चीज़ को लोग पसंद करते होंगे, इस चीज़ को लोग पसंद नहीं करते होंगे। अब आते हैं पांडुलिपि। तो इनमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण है पांडुलिपि, क्योंकि इससे कई बार पीसीएस और यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। इससे आता क्या है कि पांडुलिपि जो है यह हिमालय में भुर्ज नामक एक पेड़ है जिसके छाल पर अंकन किया जाता है, वो पांडुलिपि कहलाएगी। यही हमारे परीक्षा में प्रश्न आया था कि भुर्ज नामक जो पेड़ है जिसके छाल पर अंकन किया जाता था इतिहास काल में, तो वो कहाँ पर भारत में मिलता है? तो वह हिमालय पे मिलता है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जानते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे इतिहास का वर्गीकरण हुआ है। तो इतिहास को जो है वह 3 भागों में बांटा गया है लिपि के आधार पर। देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। आइए जानते हैं कि इनके क्या है। प्रागैतिहासिक काल में देखिए उन चीज़ों को रखा गया है, उन समय को रखा गया है, कालक्रम को,
जिनका कोई हमें लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है। अर्थात सीधी सी बात है कि इनमें लिपि का विकास नहीं हुआ था, उन्हें रखा गया है प्रागैतिहासिक काल में। अब अधैतिहासिक काल की बात करते हैं। तो अधैतिहासिक काल का ये सिनेरियो है कि यहाँ लिपि का विकास हो चुका था, किंतु उन्हें पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। तो ऐतिहासिक काल का ये है कि लिपि का विकास हो चुका था, किंतु न उन्हें पढ़ा जा सका है और न आज तक समझा जा सका है। ऐतिहासिक काल में आप एक उदाहरण देख सकते हैं, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता ये आ जाएगी आपकी ऐतिहासिक काल में, जिसमें हमें लिपि मिली है, चित्र से उन्होंने अंकन किया है या फिर किसी माध्यम से अंकन किया है, पर वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहना क्या चाहते थे वास्तव में। और अब ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल का ये है कि इसमें लिपि विकसित थी और समझी जा चुकी है, पढ़ी जा सकी है, और अधिकतम जितनी भी जानकारियां हमें मिलती हैं ऐतिहासिक काल की, उन्हें हम ट्रांसलेट कर चुके हैं हर लैंग्वेज में, और हर लैंग्वेज में उनके बारे में डिटेल्ड बुक आपको अवेलेबल रहती हैं कि उस समय क्या कालक्रम था, कैसे रहन सहन था, कैसे उस समय का समाज था, क्या उन लोगों की गतिविधियां थी, ये जानकारी हमें मिल चुकी है। तो ये हो गया हमारा इतिहास को 3 भागों में बांटना। अब आते हैं आगे बढ़ के कि इसमें जो प्रागैतिहासिक काल है इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल जो है इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। किन किन भागों में बांटा गया है? सबसे पहले पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये हो गया आपके प्रागैतिहासिक काल का विभाजन। अब इसमें पुरापाषाण काल का पुनः विभाजन किया गया है निम्न, मध्य और उच्च में। और हमारे जो मॉडर्न ह्यूमन बोले जाते हैं, मॉडर्न ह्यूमन से अर्थात है कि मनुष्य भोजन प्रारंभ कर दे, विस्तृत भोजन एक लेना, और उसके अलावा शिकार करना, एक समझ जो बोली जाती है मानसिक स्तर पर, वो मनुष्य में विकसित हो चुकी थी। कहाँ पर? उच्च पुरापाषाण काल के प्रारंभ में। तब उनका विभाजन कब से कब तक था? तो पुरापाषाण काल जो है वो आरंभ से 10,000 BC तक। उसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल पे, तो यह 10,000 BC से लेके 6,000 तक। और ये नवपाषाण काल जो है ये 6,000 BC से लेके 3,000 BC तक। ये है इनका विभाजन। तो आते हैं कि पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल जो है इसमें मनुष्य हथियार जो है बनाना प्रारंभ कर चुका था, पर वो हथियार अपेक्षाकृत बड़े हुआ करते थे, जिनसे शिकार में बहुत ज़्यादा उनको समस्या उत्पन्न होती थी। और उसके बाद मध्य पाषाण काल में आकर ये चीज़ें सुधरी और छोटे आकार के हथियार बनाना मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया, जिससे उनको शिकार में आसानी हुई और नुकीले हथियार बनाना चालू कर दिए। जैसे आप उदाहरण में ले सकते हैं, एक चॉपर बोला जाता है, गड़ासी और एक्स, कुल्हाड़ी, ये हल्के जो है हथियार उस समय बनना प्रारंभ हो गए थे
हड्डी की मदद से और पत्थरों को छोटा करके, उनके छोटा आकार में बना करके शिकार करना उनसे उनको आसान पड़ता था। ठीक है। और उसके बाद आद्यऐतिहासिक काल, तो इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक। सिंधु घाटी सभ्यता का कब उदय हुआ, क्या उसका सिनेरियो है। और सिंधु घाटी सभ्यता में ही आपने सुना होगा सिंधु नदी के आसपास बसी हुई थी, तो उससे संबंधित है कि भारत का नाम जो पड़ा इंडिका, इंडस नदी की वजह से, तो उसके बारे में जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में आद्यऐतिहासिक काल में। और अब ऐतिहासिक में बात करते हैं, तो ऐतिहासिक को हम पुनः 3 भाग में बांटते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। इसमें हम एंशिएंट से लेकर मेडिक, यहाँ आपका आ जाएगा वैदिक काल, उसके बाद आपका आ जाएगा दिल्ली सल्तनत, और फिर मॉडर्न में देख लें तो अब ब्रिटिश रूल। ये सब हम देखेंगे ऐतिहासिक काल में। तो ये आज का हमारा ये डिस्कशन रहा कि इतिहास का हमने बेसिक जाना, कि इतिहास क्या होता है, उसके महत्वपूर्ण पहलुओं को जाना, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जाना, कैसे कैसे उनका विभाजन हुआ है, क्या है। अब बाकी आगे की चीज़ हम कल पढ़ेंगे, कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। उसके की पॉइंट्स क्या क्या उसमें हैं जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, उसको देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, और हमारे ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।